नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां, यानी कि इससे पहले हमने रीजनिंग के टोटल 9 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डलवा दिया है। आप वहां से जाकर उन 9 वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न दिया है हमारा, सी बी की पत्नी है, यानी कि सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अगर जहाँ पर भी महिला हो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, और जहाँ पर पुरुष होगा उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में दिया क्या है। यहाँ पहला हम पढ़ेंगे, यानी कि पहले लाइन में दिया है हमारे पास, सी बी की पत्नी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी बी की पत्नी है, यानी कि दोस्तों सी होगी महिला और बी होगा पुरुष, क्योंकि इनके दोनों में पति पत्नी का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर बीच में हम डबल लाइन खींचे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सी महिला है तो सी को दर्शाएंगे हम वृत्त से, और बी पुरुष है तो इसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है ई सी का पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र होगा ई। तो यहाँ पर नीचे हम बनाएंगे सी के नीचे बनाएंगे ई को, और ई होगा पुत्र तो इसे भी दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि यह होगा पुरुष। अब देखिए आगे फिर क्या दिया है। आगे यहाँ पर दिया है ए बी का भाई है, यानी कि यहाँ पर दिया है बी। अब बी का भाई कौन होगा। बी का भाई होगा ए। अब यह भी पुरुष है तो इसको भी दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब और आगे दिया है और डी का पिता है, यानी कि डी का पिता कौन है, ए होगा। लेकिन डी का कोई जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि डी महिला है कि पुरुष है, यानी कि पुत्री है कि पुत्र है। लेकिन देखिए आगे हमसे पूछा क्या है। आगे यहाँ पर दोस्तों पूछा है ई का डी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि ई का डी से क्या संबंध है। तो देखिए, डी का पिता कौन है। डी का पिता है ए, और ए का भाई है बी। तो यहाँ पर डी का चाचा हो जाएगा बी, और डी की चाची कौन होगी। डी की चाची होगी सी, और सी की एक बेटा है, यानी कि सी का एक बेटा है। तो यानी कि चाची का बेटा ए के बेटे का क्या लगेगा, यह लगेगा आपस में चचेरा भाई, यानी कि इन दोनों में चचेरे भाई का संबंध होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा कैलेंडर पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न, 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन था। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को, यानी कि जिसमें सिर्फ दिन पूछा हो, उसे आप कैसे आसानी से हल करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 1723। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले 1722, यानी कि एक वर्ष कम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1722। अब इसके बाद देखिए 1722 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1700 और प्लस में 22। तो देखिए 1700 को अगर आप 400 से भाग देंगे तो 1700 को अगर आप 400 से भाग देंगे तो, क्योंकि 1700 है एक शताब्दी ईयर, तो इसमें अगर 400 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा। शेष बचेगा 100, क्योंकि 4 चौक 16, यानी कि 1600। तो यहाँ पर बचेगा 100, और 100 का कोड होता है दोस्तों 5। अगर दोस्तों आपको रीजनिंग का इस टाइप का प्रश्न नहीं आता तो उसका लिंक हम अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप वहां जाकर कैलेंडर का एक वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए 100 का कोड होगा 5, उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस। अब देखिए दोस्तों, अब 22 को हम क्या करेंगे। 22 में हम सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 22 में सबसे पहले अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर होगा 4 पंचे 20। तो यहाँ पर बचेगा शेष हमारे पास 2। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें सिर्फ
भागफल से मतलब होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ 5। उसके बाद देखिए दोस्तों बीच में फिर प्लस। अब इस 22 में यानी कि इस 22 में दोस्तों अब हम भाग देंगे 7 से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 22 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 22 में 7 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे 22 में तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 3 बार 7 त्रिक 21। अब 22 में 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा 1। लेकिन देखिए दोस्तों अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल से मतलब होगा, यानी कि अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल से मतलब होगा, अगर 4 से भाग देंगे तो हमें भागफल से मतलब होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 से भाग दिए तो शेषफल आया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अब इसे टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10 1 11। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, यानी कि टोटल दिन हो गया दोस्तों 11। अब देखिए अब इसके बाद हम 13 अप्रैल 1723 का ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जनवरी का यानी कि जनवरी का शेष दिन निकालेंगे। तो जनवरी का शेष दिन कितना होगा, जनवरी का शेष दिन होगा 3, क्योंकि दोस्तों देखिए जनवरी होता है 31 का महीना। अगर 31 में हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 4 बार, यानी कि 7 चौक 28 और शेष बचेगा 3। तो वही 3 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद प्लस। अब देखिए 1723 हमारा साधारण ईयर है, यानी कि सामान्य ईयर है। तो यहाँ पर होगा 0, क्योंकि फरवरी होगा 28 का दिन और 28 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। तो देखिए इसके बाद फिर अब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च। मार्च होता है 31 का, तो यहाँ पर शेष दिन बचेगा 3। उसके बाद फिर बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल का हम लिखेंगे 13 दिन, क्योंकि यहाँ पर 13 अप्रैल तक जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13। अब देखिए दोस्तों अब इसे टोटल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 13 6 19। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 19। अब हम 11 और 19 का टोटल करेंगे, यानी कि यहाँ से 11 और 19 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 30। और इस 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्योंकि हमें निकालना है शेष दिन, तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 4 बार, यानी कि 7 चौक 28। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारे पास सिर्फ 2, यानी कि शेष बचा 2। तो 2 कौन सा दिन होगा, 1 होगा सोमवार, 2 होगा मंगलवार। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित। तीसरा प्रश्न हमारे पास दोस्तों दिया है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इस तरह के त्रिभुज दिया रहे तो आप इसमें एक एक कर नहीं गिनेंगे, क्योंकि ऐसे गिनेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक साइड का त्रिभुज गिन लेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों एक साइड जैसा त्रिभुज दिया है उसी प्रकार से अगले साइड यानी कि बाएं साइड भी दिया है। तो देखिए अगर हम दाहिने साइड का त्रिभुज टोटल गिनेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों एक तो हो गया यह बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि यह हो जाएगा एक बड़ा वाला त्रिभुज। और उसके बाद देखिए दोस्तों फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा, इतना पूरों को मिलाएंगे तो यहाँ से होगा हमारा 3 त्रिभुज, क्योंकि 1 2 और यह बड़ा वाला 3। अब उसके आगे देखिए दोस्तों उसके आगे अगर हम इस बड़े वाले को गिनेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक और त्रिभुज। और फिर इसके बाद गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दोस्तों एक यह हो जाएगा छोटा वाला त्रिभुज। अब फिर देखिए इसके बाद अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर यह वाला हो जाएगा एक और त्रिभुज। तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों 1 2 3 4 और 4 3 7। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 7 त्रिभुज। और एक त्रिभुज और हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज यह दिखाई देगा।
तो यह हो जाएगा दोस्तों एक और, यानी कि टोटल इस साइड हो गया, इस साइड टोटल दोस्तों हो गया 8 त्रिभुज। और उसी प्रकार से इस साइड भी 8 त्रिभुज हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 8 त्रिभुज ए, 8 त्रिभुज ए, और इस दोनों को मिलाएंगे तो, दोनों साइड को मिलाएंगे तो एक ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि एक और हो गया। और इस दोनों यानी कि यहाँ से एक त्रिभुज दोस्तों और बन जाएगा। तो यानी कि हो कितना हुआ टोटल करेंगे तो 8, 8 16 और 16 1 17 1 18, यानी कि यहाँ से 18 त्रिभुज इसमें प्राप्त होगा। यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, चौथा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया है 4:32 समानुपाते 7 और अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सिंपल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 4 का करेंगे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ पर अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 16, और इस 16 में अगर आप 2 से गुणा लगाएंगे तो यह हो जाएगा 32। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 32 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 32 दिया हुआ है। उसी प्रकार से अब आप इस 7 का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर आप करेंगे 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 49। उसके बाद अब इस 49 में हम लगाएंगे 2 से गुणा। तो देखिए दोस्तों 49 में 2 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 49 में 2 का गुणा लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 98। तो देखिए 98 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहले आकृति में दिया है 4 6 9 और 6, और दूसरे में दिया है 24 8 3 और 9। उसके बाद 15 प्रश्नवाचक चिन्ह 6 और 9। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नियम जरूर लागू होता दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसमें सबसे पहले 6 का गुणा, अगर आप 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 36। उसके बाद 9 का गुणा अगर आप 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, यानी कि दोस्तों देखिए अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ करेंगे तो 36 आएगा, और बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ करेंगे तो 36 आएगा। वही नियम अब हम देखेंगे कि दूसरे वाले फिगर में लगता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप 9 का गुणा 8 में करते हैं तो कितना होगा, 9 8 72। तो यहाँ पर हो जाएगा 72। उसके बाद अब हम अंदर वाले का गुणा करते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 24 में करेंगे तो यह भी होगा 24 3 72। तो यहाँ पर हो जाएगा 72। अब यही नियम हम इस वाले में लगाएंगे, यानी कि लास्ट वाले में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले 6 का गुणा 15 में करेंगे कितना होगा, 15 छक्का 90। अब देखिए दोस्तों अब 9 का गुणा किस में करें कि यहाँ पर 90 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है पहला 10। तो यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 90। तो यहाँ से दोस्तों हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 10, यानी कि 10 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि छठवां प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कथन। कथन पहला दिया है कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, और दूसरा कथन दिया है सभी कमरे टेबल हैं, और तीसरा कथन दिया है सभी टेबल पंखे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसे वेन डायग्राम से कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ कमरे, यानी कि सबसे पहले बनाएंगे कमरे का, तो कमरे को दर्शाएंगे हम के से। उसके बाद आगे दिया है कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियों को दर्शाएंगे हम सी से, क्योंकि कुछ कमरे, तो कुछ के लिए दोस्तों हम इसमें कुछ भाग ले लेंगे, तो इसे दर्शाएंगे सी से, क्योंकि चेयर माने कुर्सी होता है। तो आगे दिया है दोस्तों दूसरा कथन सभी कमरे टेबल हैं। तो देखिए दोस्तों सभी कमरे टेबल हैं, तो कमरे को दर्शाएं के से, तो इसके अंदर यानी कि इसके बाहर हो जाएगा हमारे पास टेबल। टेबल को दर्शाएंगे टी से, क्योंकि देखिए सभी कमरे टेबल हैं, यानी कि सभी कमरे यानी कि के वाला टेबल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है सभी टेबल पंखे हैं। तो देखिए सभी टेबल पंखे हैं, तो टेबल भी हो जाएगा पंखे के अंदर, तो इसे दर्शाएंगे हम पी से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों पहला निष्कर्ष दिया है कुछ पंखे कुर्सियाँ हैं। तो देखिए कुछ पंखे कुर्सियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पर पंखे कहाँ पर है, पंखा हमारा नीला वाला भाग है, यानी कि नीला वाला होगा हमारा पंखा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कुछ पंखे कुर्सियाँ हैं, और कुर्सी यानी कि चेयर होगा हमारा यह लाल वाला भाग। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भाग हमारा यानी कि चेयर और पंखे का है, तो यहाँ से पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। तो दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, तो देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया है दोस्तों कुछ टेबल कुर्सी हैं। तो देखिए टेबल कहाँ पर है, टेबल हमारा यह हरा वाला भाग है, यानी कि जो हरे रंग का है यह होगा हमारा टेबल। और कुछ टेबल कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सी कहाँ पर है दोस्तों, कुर्सी है हमारा यहाँ, चेयर यहाँ पर है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि कुछ भाग हमारा यहाँ पर कुर्सी और टेबल का है, यानी कि यहाँ से कुछ भाग हमारा कुर्सी और टेबल का है। तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष भी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन को ध्यान से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है दोस्तों ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ से दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिए दोस्तों या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, तो यहाँ से तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिए दोस्तों केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो यहाँ चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आखिरी ऑप्शन दिया है दोनों ए और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 7वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है पर्वत कौमा जंगल कौमा पृथ्वी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे पर्वत को। तो देखिए आप यहाँ पर बना लिए पर्वत को, उसके बाद पर्वत के बाद आप बनाएंगे जंगल को, लेकिन पर्वत और जंगल में कोई संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पर जंगल बनेगा हमारा अलग से। उसके बाद दिया है पृथ्वी, लेकिन देखिए दोस्तों जंगल और पर्वत और जंगल पृथ्वी के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा हमारा बाहर, यानी कि इन दोनों के बाहर। तो देखिए दोस्तों इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर दिखाई देगा, इस तरह का फिगर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के अंदर ही जंगल और पर्वत दोनों आएंगे, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों,
यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है, यदि लेटर का अर्थ HDE है तो CARING का क्या अर्थ होगा, यानी कि LETTER का अर्थ HDE है, तो CARING का क्या अर्थ होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर L का लिखेंगे दोस्तों तो होगा 12, E का लिखेंगे तो 5, T का लिखेंगे तो 20, फिर T का लिखेंगे तो 20, उसके बाद E का लिखेंगे तो 5 और R का लिखेंगे तो 18। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम HDE का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो H का होगा 8, D का होगा 4, E का होगा 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 8, 4, 5। तो देखिए अब इसमें यानी कि 15, 12, 5, 20, 20, 5, 18 में क्या नियम लगाएंगे दोस्तों, 8, 4 और 5 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप 12 में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 17। अब देखिए 17 है हमारा 2 अंकों में यानी कि 2 डिजिट में, इसे बनाएंगे हम सिंगल डिजिट में। तो देखिए 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, तो यहाँ पर पहला हमारा 8 दिया है। उसी प्रकार से 20 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40, तो 40 हमारा 2 डिजिट का है तो इसे बनाएंगे 1 डिजिट में। तो यहाँ पर 4 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम 5 में जोड़ेंगे 18 को, तो 5 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 23। अब यह भी 2 डिजिट में है तो इसे सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो 2 में जोड़ेंगे 3 को तो यहाँ पर आएगा 5, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम इस कैरिंग में यानी कि CARING में यही नियम लागू करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इन सभी को हटा देंगे, अब आपको नियम पता चल गया है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम कैरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर C का होगा 3, A का होगा 1, R का होगा 18, I का होगा 9, N का होगा 14, G का होगा 7। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम 2 अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 4, जो कि 4 एक सिंगल डिजिट है, तो 4 को 4 ही हम रहने देंगे। उसके बाद 18 में जोड़ेंगे 9 को तो कितना होगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 18 में 9 जोड़ेंगे तो यह होगा 27। अब देखिए 27 हमारा 2 डिजिट का है यानी कि 2 अंकों का है, इसे बनाएंगे 1 अंकों में, कितना होगा 7, 2, 9। और आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया 14 और 7, तो यहाँ पर 14 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। 21 को हम बनाएंगे 1 डिजिट में, तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो देखिए यहाँ से हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास प्राप्त हुआ दोस्तों 4, 9 और 3। अब इसे हम लिखेंगे लेटर में, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन हमारा लेटर में दिया है। तो देखिए यहाँ पर 4 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 4 होगा हमारा D का प्लेस वैल्यू, 9 होगा I का प्लेस वैल्यू और C होगा यानी कि 3 होगा C का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर DIC आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर D हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान बदल सकने वाली संख्या का चयन करें, यानी कि संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सीरीज देखने के लिए मिलेगा, तो वह सीरीज है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 31, 44, 58, 73, 89,
कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर बताना है कि में कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का सीरीज दिखाई दे तो यानी कि इस तरह का श्रेणी क्रम में दिखाई दे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इसमें होगा जोड़। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर 31 में कितना जोड़ें कि 44 हो जाए। तो यहाँ पर आप 31 में अगर 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 44। उसके बाद 44 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 58। और अगर आप 58 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा 73। और 73 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा 89। और 89 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो हमें वह संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 89 प्लस करेंगे 17। तो देखिए 7 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। 16 की 6 हासिल 1। उसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और 9 1 10, यानी कि 106 होगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 106, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आखिरी प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों आखिरी प्रश्न दिया हमारा, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में दिशा नहीं दिया है लेकिन दूरी दिया है। तो आपको दिशा मैं वैसे ही निकाल कर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले चलाएंगे एक व्यक्ति को उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, उत्तर होगा हमारा ऊपर में। तो यहाँ से हो जाएगा, यह व्यक्ति यहाँ से चला 10 किलोमीटर उत्तर में। उसके बाद चलने के बाद वह फिर दाहिने मुड़ता है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, अगर वह दाहिने मुड़ेगा तो वह पूरब की ओर मुड़ेगा। तो पूरब की ओर मुड़कर चलता है वह 3 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर जाने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाहिना होगा उसका नीचे, यानी कि पूरब में जा रहा है तो दाहिने मुड़ेगा तो वह दक्षिण में चलेगा। तो दक्षिण में चलेगा तो यह होगा 6 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद पूछा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, उसका घर यहाँ पर था, तो यहाँ पर उसका घर है। तो देखिए वह यहाँ से इतना दूरी तय किया। तो इसे हमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सम त्रिभुज बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है, यानी कि यह जो ऊपर वाली लाइन है यह होगा आधार। तो इसकी लंबाई होगी, यहाँ हम इसे अलग से बनाएंगे दोस्तों, तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर वाली लंबाई होगी दोस्तों 3, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लाइन 3 है तो ये भी 3 होगी। तो यहाँ से हो गया यह 3 किलोमीटर। उसके बाद लंब होगा दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पर 6 किलोमीटर चला है तो यह पूरा टोटल है 10 किलोमीटर। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 4, यानी कि नीचे बचेगा 4। तो यही होगा यहाँ पर, यानी कि 4 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कर्ण, क्योंकि दोस्तों देखिए आधार भी दिया है 3 किलोमीटर, लंब भी दिया है 4 किलोमीटर। तो हमें बताना है कर्ण का मान, यानी कि x का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर कर्ण का मान कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और आधार का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, और इसे जोड़ेंगे तो 16 9 25। तो देखिए दोस्तों, अब 25 का हम निकालेंगे अंडर रूट, क्योंकि हमें निकालना है स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा अंडर रूट, बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा 5, यानी कि दोस्तों कर्ण यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 5, यानी कि 5 किलोमीटर होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। और दिशा बताना है दोस्तों, तो दिशा होगा हमारा, यहाँ से देखेंगे तो यह होगा उत्तर और पूरब, यानी कि दिशा होगा हमारा दोस्तों उत्तर और
पूरब। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।